नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश यादव एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं प्लेटिनम क्लास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, ज्योग्राफी की निरंतर क्लासेस चल रही हैं और ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इन क्लास को अटेंड करते होंगे। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है भारत के अन्य पर्वत। और भारत के अन्य पर्वत में इसके पहले हमने हिमालय पढ़ लिया है और अन्य पर्वतों में देखेंगे कि जो विंध्याचल पर्वत है, अरावली पर्वत है, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इन सभी को आज हम कवर करेंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए आज का क्लास अटेंड करने के लिए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाएंगे ताकि आप अच्छे से इस हमारे सेशन का नोट्स भी बना सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के भौतिक विभाजन में, क्योंकि हमारा जो चैप्टर का नाम है भारत का भौतिक विभाजन है, तो ये काफी लंबा चैप्टर है, इसलिए इसमें हमने पार्ट वाइज इसको कर दिया है ताकि पढ़ने में भी और समझने में आसानी हो आपके लिए। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी पर्वत, ये सारे इंक्लूड हैं आज के इस सेशन में। तो इन सब से कभी न कभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आप भारत का मैप देख रहे होंगे। अब यहाँ पे जो चीजें मेंशन की गई हैं, यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इसके पहले वाले सेशंस में देखा था कि हिमालय के बारे में, ट्रांस हिमालय के बारे में, उनसे जो जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां थे उसको हमने आपके साथ साझा किया है। और आज का सेशन है इन भारत के अन्य पर्वतों के बारे में। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है, यहाँ पे आपको ब्राउन कलर से दिख रहा होगा, यहाँ पे इसका नाम है अरावली पर्वत। क्या है? अरावली पर्वत। क्या? अरावली पर्वत। केवल उन्हीं पर्वतों को मेंशन कर रहा हूँ जो इस मैप में दिख रहा है, ठीक है। अरावली पर्वत। इसके जस्ट पैलर में यहाँ पे देखेंगे एक पर्वत है विंध्याचल पर्वत, ठीक है, विंध्याचल पर्वत। और इसके जस्ट नीचे सतपुड़ा रेंज है, यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत। एकदम बिल्कुल यहाँ पे वेस्ट में आ जाएंगे तो यहाँ पे ब्राउन कलर का जो ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण क्रम में ये आपको पर्वत दिख रहा है, इसको हम कहते हैं वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट। जस्ट सबसे नीचे यहाँ पे देखेंगे एक पर्वतीय गांठ है जिसे हम कहते हैं नीलगिरी पर्वत। क्या कहते हैं? नीलगिरी पर्वत। सभी के बारे में फुल डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, केवल अभी आपको इस पे फोकस करना है कि इनकी स्थिति कहाँ कहाँ है। वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट के बाद यहाँ पे सबसे नीचे नीलगिरी दिखेगा जो कि वेस्टर्न और ईस्टर्न का मिलन बिंदु कहलाता है। और यहाँ पे भी भूरे कलर का एक आपको यहाँ पे संरचना दिख रही होगी, इसे हम कहते हैं कार्डमम हिल्स यानी कि इलायची पहाड़ियां। तो इलायची पहाड़ियां सबसे निचला हिस्सा होंगी इन सभी पर्वतों का, ठीक है। अब इधर बढ़ाइए थोड़ा सा, यहाँ पे देखते हैं कि ईस्टर्न घाट लिखा हुआ यानी पूर्वी घाट, यहाँ पे लिखा हुआ पूर्वी घाट, ठीक है। ये पूरा विस्तृत है पूर्वी घाट, उड़ीसा से लेकर करके आपके तमिलनाडु तक है ना। ये इसको कहते हैं हम लोग ईस्टर्न घाट, इसको कहते हैं हम लोग वेस्टर्न घाट, यानी पश्चिम में जो घाट है उसे पश्चिमी घाट, पूरब में जो घाट है उसे पूर्वी घाट कहते हैं, ठीक। तो ये आपका जो भारत के अन्य अन्य पर्वत है इनके क्रम में आ जाता है। अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और जहां तक है कि कार्डमम हिल्स और नीलगिरी हिल्स, ठीक है। ये सारे भारत के अन्य पर्वतों में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे। चलिए, जो पहला यहाँ पे आता है अरावली पर्वत, ठीक है। तो आपसे एग्जाम हॉल में क्या, आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछता है कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो नो डाउट उसमें आपका आंसर होना चाहिए कि अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। ये हिमालय से बहुत पहले बन गई थी, ठीक है, इसलिए ये विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है। अगर बात करें कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो देखेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार है ना, यहाँ पे हमने देखा कि ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये जो आप देख रहे हैं ना हिस्सा, इसको कहते हैं हम लोग प्रायद्वीपीय भारत। ये पूरा तीन तरफ से घिरा हुआ हिस्सा, इसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। और इस प्रायद्वीपीय भारत में पठारों का विस्तार सर्वाधिक है। किसका विस्तार ज्यादा है? पठारों का विस्तार ज्यादा है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम सिरे पर, ठीक है, उत्तर पश्चिम सिरे पर अरावली पर्वत का विस्तार है। किसका विस्तार है? पश्चिमी सिरे पर अरावली पर्वत का विस्तार है, जो कि कहां से कहां तक विस्तृत है? गुजरात के पालनपुर से दिल्ली के मजनू के टीले तक विस्तृत है। यानी ये गुजरात से लेकर के दिल्ली तक विस्तृत है। गुजरात का वो जगह है जहां से ये शुरू होता है पालनपुर, और जहां ये पर्वत खत्म होता है उसे दिल्ली में हम मजनू के टीले के नाम से जानते हैं, ठीक। अब बात करें कि अगर ये पर्वत गुजरात से लेकर दिल्ली में है तो इसकी लंबाई क्या होगी? तो 800 किलोमीटर। लंबाई कितनी है?
800 किलोमीटर। और भारत का सबसे लंबा पर्वत, यानी भारत में स्थित पूरी तरीके से सबसे लंबा पर्वत की बात करेंगे ना, तो सबसे लंबा पर्वत आपका यही हो जाएगा। एक मिनट, लंबाई है इसकी 800 किलोमीटर। अब देखेंगे कि सर्वाधिक लंबाई कहाँ पे है ना। सर्वाधिक लंबा नहीं है ये, मतलब कि जो पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट, और ये आपका अरावली पर्वत 800 किलोमीटर में है। तो ये सर्वाधिक लंबाई यहाँ पे राजस्थान में देखनी है हमको, क्योंकि गुजरात से चलता है दिल्ली तक, और इसकी सर्वाधिक लंबाई राजस्थान में है। ठीक है, वो मैंने मिस्टेक से पश्चिमी घाट वाली चीज आपको बता दी है ना, जो आगे आएगा। तो लंबाई इसकी 800 किलोमीटर, सर्वाधिक लंबाई की बात करेंगे तो राजस्थान में है। अब बात करते हैं कुछ इसमें जो और बिंदु है महत्वपूर्ण। अरावली का दक्षिणी भाग है ना, अरावली का दक्षिणी भाग जो है राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? जरगा पहाड़ी के नाम से। किस नाम से? जरगा पहाड़ी। और दिल्ली में से दिल्ली रेज के नाम से जानते हैं। किस नाम से? दिल्ली रेज के नाम से जानते हैं। और अंतिम जो बिंदु है ना, मजनू का टीला है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तथा राजस्थान में से जरगा पहाड़ी और दिल्ली में दिल्ली रेज के नाम से इसे पुकारा जाता है। तो ये विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रृंखला है, लेकिन इसकी भी कोई ना कोई तो सर्वोच्च चोटी होगी ही होगी, बिल्कुल होगी। तो ये सर्वोच्च चोटी यानी हाईएस्ट पीक है, उसको कहते हैं गुरु शिखर। क्या कहते हैं? गुरु शिखर कहते हैं, जिसकी हाइट है 1722 मीटर। क्या है? 1722 मीटर। और ये अरावली की ही एक पर्वत है, माउंट आबू, इसी पे ये गुरु शिखर पाई जाती है। तो अरावली की सर्वोच्च चोटी माउंट आबू पर्वत पे पाए जाने वाले गुरु शिखर को यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है। तो ये सर्वोच्च चोटी हो गई। इसकी हाइट भी बिल्कुल आप याद कर लेंगे कि 1722 मीटर। कितनी मीटर है? 1722 मीटर। यहाँ पे ये देखने वाली चीज है कि जहां हमने ट्रांस हिमालय और हिमालय देखा था, वहां पे 8-8 हजार मीटर की ऊंचाई में पर्वत की चोटियां थी। अब लेकिन अन्य पर्वतों में देखेंगे कि जो ऊंचाई होगी ना पर्वत शिखर की, वो बहुत नीचे नीचे होगी। यानी 2500 मैक्सिमम हो जाएगा, 2000, 2500 या 1500 से 2000 के बीच में उनकी ऊंचाइयां रहेंगी। इसके अलावा माउंट आबू में एक और चीज बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि एग्जाम में पूछता है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर वो कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होगा माउंट आबू। दूसरा, राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? यानी ये कि माउंट आबू जो हिल स्टेशन है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप हिमाचल प्रदेश की शिमला में जाते हैं। ठीक है ना। तो माउंट आबू में एक चीज याद रखना है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। दूसरा, राजस्थान का शिमला किसे कहेंगे? तो आप कहेंगे माउंट आबू को। अब क्योंकि ये पर्वत विश्व के सबसे प्राचीनतम पर्वत में शुमार है ना, तो इतने पुराना होने के बावजूद ये इस समय वर्तमान स्थिति में ये बहुत ज्यादा घिस पिट गया है। यानी ये वर्तमान जैसे पहले था ना प्राचीन काल में, बिल्कुल नया ताजा, वो अब स्थिति इसकी वो नहीं रही है। अब ये घिसा पिटा पर्वत यानी अवशिष्ट पर्वत के रूप में विख्यात है। तो शुरुआत में ये मोड़दार पर्वत के रूप में था, अब ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में इसे जाना जाता है। तो यह पूछा जाएगा किस प्रकार की पर्वत का उदाहरण है, तो आप कहेंगे अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण आपका अरावली पर्वत। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लाइन यही लिखी गई है कि दुनिया का सबसे प्राचीन वलित पर्वत, ठीक है, यानी सबसे ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन की कैटेगरी में किसे डालेंगे आप? तो आप अरावली पर्वत को। यहीं पे अगर कहें न्यू या यंग फोल्डेड माउंटेन में, तो हिमालय का नाम वहां पे पहले आना चाहिए। इस बात को यहाँ पे पॉइंट आउट कर लीजिएगा कि सबसे प्राचीन वलित पर्वत, ठीक है, सबसे प्राचीन वलित पर्वत आपका अरावली होगा। एक नदी निकलती है ना, एक नदी निकलती है अरावली के पश्चिमी छोर से और अरावली को काटते हुए पूरब में चली जाती है। उस नदी का नाम है बनास नदी। क्या नाम है नदी का? बनास नदी, जो कि चंबल की सहायक नदी है और अरावली को काटते हुए कहाँ मिल जाती है? चंबल में आके मिल जाती है। वो चीज देखिए, इस पॉइंट को यहाँ पे कैसे लिखा गया है, ये देखिए, बनास नदी है ना, जो कि अरावली को पूर्व से पश्चिम में है ना काटते हुए, पूर्व से पश्चिम में काटते हुए चंबल में मिल जाती है। यानी कि अंतिम छोर इसका चंबल में ही आ जाता है, चंबल में ही आ जाता है। तो काटते हुए, अरावली को काटते हुए चंबल में मिल जाती है, ये यहाँ समझने वाली बात है। तो कौन सी नदी अरावली पर्वत को काटती है? तो बनास नदी। बनास नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल नदी की। तो ये यहाँ पे जितने भी पॉइंट लिखे गए हैं, इसमें बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और कुछ फैक्ट को आपके साथ डिस्कस करते हैं। पूछा जाता है पूर्व का पेरिस किस शहर को कहते हैं?
आंसर होगा जयपुर। ये वाला नाम तो सुना ही होगा आपने कि गुलाबी शहर है ना, गुलाबी शहर के नाम से कौन सा भारत का शहर मशहूर है? तो जयपुर, राजस्थान का जयपुर गुलाबी शहर के रूप में विख्यात है। राजस्थान का हृदय, राजस्थान का हृदय, हार्ट ऑफ राजस्थान, अजमेर को कहते हैं। किसको कहते हैं? हार्ट ऑफ राजस्थान, अजमेर को कहा जाता है। तो यहाँ पे अरावली पर्वत से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो आपको डिस्कस किया मैंने। अब यहाँ पे अरावली पर्वत जो आपने पढ़ा है फैक्ट के साथ, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि कहाँ से कहाँ तक ये विस्तृत है और कितने राज्यों में है। अब जरा कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से राज्यों में विस्तृत होगा। मैंने अभी बताया कि पालनपुर से दिल्ली मजनू की टीले तक स्थित है। इस बीच में कौन कौन से राज्य आएंगे? तो एक तो गुजरात आएगा, दूसरा यहाँ पे जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसका नाम बताइए, राजस्थान होगा, फिर हरियाणा भी आएगा, ठीक है ना, और उसके बाद ये कहाँ जाएगा? दिल्ली में जाएगा। तो कितने केंद्र शासित प्रदेश और कितने राज्य इसमें सम्मिलित होंगे कमेंट करके बताइए। तो अरावली पर्वत के बारे में जितने भी फैक्ट हैं ये सारे इसमें इंक्लूड है। 800 किलोमीटर की लंबाई है और सबसे ज्यादा कहाँ पे है? राजस्थान में ही है। दूसरा जो इसी के समांतर, दूसरा इसी के दक्षिण पूर्व वाले हिस्से में समांतर एक पर्वत और है जिसको हम क्या कहते हैं? विंध्य पर्वत या विंध्याचल पर्वत के नाम से भी ये जाना जाता है। तो विंध्य पर्वत भी अपने आप में एक बहुत ही प्राचीन पर्वत है और लेकिन अब क्या है, ये भी एक अवशिष्ट पर्वत का ही उदाहरण है, ठीक है। तो बात करते हैं मालवा पठार के दक्षिण में है ना। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो अरावली पर्वत है और विंध्याचल पर्वत उसके बीच में एक बड़ा सा पठार है ना, उस पठार का नाम क्या है? मालवा पठार। बहुत ही महत्वपूर्ण पठार है क्योंकि बहुत सारी जो नदियां है ना उस मालवा पठार से होकर के उत्तर की तरफ बहती हैं। दूसरा कि इसका विस्तार किन किन राज्यों में है, इसका विस्तार किन किन राज्यों में है। तो देख पा रहे हैं कि सबसे पहले यहां हम देखेंगे कि एमपी में सबसे ज्यादा विस्तार इसका किस राज्य में है? सबसे ज्यादा विस्तार मध्य प्रदेश में है। फिर उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ होते हुए ये बिहार तक फैला हुआ है। कहां तक फैला हुआ है? बिहार तक फैला हुआ है। लंबाई इसकी कुछ 1086 मीटर है। ये 1086 मीटर 1086 मीटर में फैला हुआ है और आगे इसे अलग अलग नाम से जाना भी जाता है। यहाँ पे दो नाम आपको मेंशन यहाँ पे दिखेगा कि पूरब में भांडेर पहाड़ी कहते हैं, पूरब में क्या कहते हैं? भांडेर पहाड़ी, और कैमूर श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यानी छत्तीसगढ़ और बिहार की तरफ अगर बढ़ेंगे तो इसे कैमूर पहाड़ियों के रूप में भी जाना जाता है। वही बात करें अगर ये पर्वत श्रृंखला है, पर्वत है, तो इसकी सर्वोच्च चोटी भी होगी। तो आप ये बताइए, अभी मैंने बताया कि अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, तो यहाँ पे विंध्याचल पर्वत की सबसे हाईएस्ट पिक जो होगी उसको कहेंगे सद्भावना चोटी। क्या कहेंगे? सद्भावना चोटी। इसे हम गुडविल, है ना, सद्भावना यानी गुडविल, चोटी यानी पीक। गुडविल पीक किसकी सर्वोच्च चोटी है? तो विंध्य पर्वत की है, जिसकी हाइट है 752 मीटर। कितनी हाइट है ये? 752। और ये जो पीक है ना वो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है ये चोटी, सद्भावना चोटी। अब यहाँ पे देखिएगा अगर क्रम पूछा जाएगा, बताइए किस क्रम की ये पर्वत किस क्रम की चट्टानों द्वारा बना है, तो कहेंगे ये एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। कैसा है? ये अवशिष्ट पर्वत का, रेसिड्यूअल माउंटेन का उदाहरण है तथा ब्लॉक पर्वत का भी उदाहरण है। क्या है ये? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण भी है। तो इस बात को ध्यान रखना है, ये भी उसी श्रृंखला का पर्वत है जिस श्रृंखला का पर्वत अरावली का है, लेकिन अरावली से नया है। सबसे पुराना कौन है? तो अरावली है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तीसरा, क्योंकि मैंने उस मैप में ये बताया था सबसे पहले ऊपर रहेगा आपका अरावली, फिर नीचे विंध्याचल यानी विंध्य पर्वत, और तीसरे नंबर पे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। यानी यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, सतपुड़ा, यहां हमने देखा अरावली, फिर विंध्य पर्वत, फिर यहाँ नीचे देखेंगे सतपुड़ा। सतपुड़ा में देखिए समझने वाली यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये है कि सतपुड़ा रेंज के ऊपर से एक नदी गुजरती है ना। यहाँ पे ये ब्लू कलर से आपको दिख रही होगी, जो ये नदी है ना ब्लू कलर से जो गुजर रही है, इसका नाम है नर्मदा नदी। क्या नाम है? ये जो गुजर रही है नर्मदा नदी, जो अमरकंटक चोटी से निकलेगी। कहाँ से निकलेगी? अमरकंटक से। और इसी के दक्षिण में स्थित एक और नदी निकलती है जिसे कहते हैं ताप्ती नदी। क्या कहेंगे? ताप्ती। तो इस सतपुड़ा के जो भ्रंश है ना, सतपुड़ा के जो भ्रंश है, इन भ्रंशों से नर्मदा और ताप्ती
दोनों गुजरती हैं, ठीक है। तो दोनों भ्रंश घाटियों से होकर गुजरती हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो भ्रंश घाटियों से होकर बहने वाली दो भ्रंश घाटियों के बीच में स्थित पर्वत कौन सा है? तो आप कहेंगे सतपुड़ा। तो इसमें भ्रंश घाटी कौन कौन सी है? एक उत्तर में है नर्मदा भ्रंश घाटी और दक्षिण में है आपका ताप्ती भ्रंश घाटी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऊपर नर्मदा की भ्रंश घाटी, नीचे ताप्ती का भ्रंश घाटी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था आपका सतपुड़ा पर्वत में। अब आपसे पूछेगा बताओ भारत में सबसे सटीक ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण कौन सा है? तो आप कहेंगे सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। इसके अलावा भी पूछेगा तो कहेंगे विंध्याचल पर्वत। और भी अगर पूछेगा अगर तीन का पेयर, तो एक तो आप सतपुड़ा रखेंगे, दूसरा नीलगिरी पर्वत और तीसरा विंध्य पर्वत। ये तीनों के तीनों ब्लॉक पर्वत के एग्जाम्पल में आते हैं। उत्तर में कौन सी भ्रंश घाटी बहती है? कौन सी भ्रंश घाटी है? तो नर्मदा, क्योंकि नर्मदा नदी जो है इस भ्रंश घाटी में बहती है। और इसके दक्षिण में कौन सा भ्रंश घाटी है? तो कहेंगे ताप्ती या तापी की भ्रंश घाटी है। और ये जो सतपुड़ा पर्वत है पश्चिम से पूर्व में 3 पहाड़ियों के रूप में फैला है। कितनी पहाड़ियों में? 3 पहाड़ी। हालांकि ये 7 पहाड़ियों का श्रृंखला है, इसीलिए इसको हम सतपुड़ा कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ 3 ही महत्वपूर्ण है जो पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती हैं। पश्चिम में जो पहाड़ी जाती है उसे हम राजपीपला पहाड़ी कहते हैं, मध्य में जो पहाड़ी है उसे महादेव पहाड़ी कहते हैं, और जो पूर्व में जो पहाड़ी उसे हम मैकाल पहाड़ी कहते हैं, ठीक है। तो पश्चिम से पूरब का क्रम इस प्रकार से याद रखिएगा। ये जो पर्वत है, ये पहाड़ी है सतपुड़ा, फिर मैकाल, फिर यहाँ पे पहले यहाँ पे है राजपीपला, फिर महादेव, फिर यहाँ मैकाल, ठीक है। यानी ये राजपीपला है, महादेव है और मैकाल है, ठीक है। इस प्रकार से ये तीनों पाई जाती हैं। तो पश्चिम में राजपीपला, मध्य में महादेव और पूरब में मैकाल, ठीक है। तो राजपीपला, महादेव, मैकाल। यहाँ पे 2 चीज ये अच्छे से आपको समझना है यहाँ पे कि जो महादेव पहाड़ी है ना, यहाँ पे सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? महादेव पहाड़ी पे सतपुड़ा की सबसे हाईएस्ट पीक पाई जाती है। नाम क्या है उसका? उसका नाम है धूपगढ़ चोटी। क्या नाम है? धूपगढ़ चोटी। और धूपगढ़ चोटी की जो हाइट है ना 1350 मीटर। कितना है? 1350 मीटर। और इसी धूपगढ़ चोटी पे क्या है? पंचमढ़ी हिल स्टेशन है। पंचमढ़ी हिल स्टेशन है। काफी पर्यटक इसको देखने के लिए आते हैं। तो पंचमढ़ी अगर पूछेगा कहाँ है तो कहेंगे धूपगढ़ चोटी के पास है। किस राज्य में है? तो कहेंगे कि एमपी में है। कहाँ पे है? एमपी में है। इसलिए महादेव पहाड़ी इस नजरिए से आपके इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी यहीं पे है, धूपगढ़ चोटी। और यहीं पे घूमने वाली जगह पंचमढ़ी हिल स्टेशन है। चलिए, पूरब में मैकाल किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि मैकाल की एक तो ये बात है कि इसकी भी एक ऊंची चोटी है जिसका नाम है अमरकंटक चोटी। हाइट 1048 मीटर। कितना है? 1048 मीटर। यहाँ की खास बात यह है अमरकंटक चोटी की कि नर्मदा और सोन का उद्गम यहीं से होता है। किसका? नर्मदा और सोन नदी का उद्गम अमरकंटक चोटी से होता है। और ये दोनों नदियां विपरीत दिशाओं में बहती हैं। क्या होती हैं? ये विपरीत दिशाओं में बहती हैं। विपरीत दिशा में बहती है। सोन चली जाएगी उत्तर की तरफ, गंगा मिल जाएगी, और नर्मदा पश्चिम की तरफ बहते हुए अरब सागर यानी खंबात की खाड़ी में गिर जाएगी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि अमरकंटक चोटी कहाँ है? मैकाल में है। मैकाल एमपी और छत्तीसगढ़ की सीमा बनाती है। मैकाल किसकी सीमा बनाती है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा बनाती है। अगर बात करें सतपुड़ा पर्वत किन राज्यों में फैला हुआ है, कहाँ तक विस्तृत है, तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। तो इस सभी फैक्ट को बहुत अच्छे से कवर करना है, याद भी करते रहना है। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। इसे क्या कहते हैं? इसे हम वेस्टर्न घाट भी कहते हैं। इसमें यह समझने वाली बात है कि सबसे पहले तो इसका विस्तारीकरण कहां तक है ना, कहां से कहां तक विस्तृत है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे ये ध्यान से देखना है कि जो हमने देखा कि ऊपर से सतपुड़ा की नर्मदा घाटी थी, है ना, और दक्षिण में ताप्ती भ्रंश घाटी थी। तो जो ताप्ती है ना, जहां उसका मुहाना बनता है आपका खंबात की खाड़ी में, वहां से आपका ये पश्चिमी घाट शुरू होता है और दक्षिण में तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी तक इस पश्चिमी घाट का विस्तार पाया जाता है। कन्याकुमारी का दूसरा नाम यहाँ पे केप कमोरिन है। तो ताप्ती के मुहाने से कन्याकुमारी तक
जो पर्वत श्रृंखला पाई जाती है उसे हम पश्चिमी घाट कहते हैं। और क्योंकि पश्चिमी घाट ऐसे क्षेत्र पे है कि वहां पे जो मध्य भारत है ना, प्रायद्वीपीय भारत, वहां पे पठारों का विस्तार है। तो जहां पे जो पश्चिमी घाट पाया जाता है ना, जहां पे ये पश्चिमी घाट पाया जाता है, यहाँ पे ये सारे के सारे रीजन में है ना, ये सारे रीजन में आपके पठार पाए जाते हैं। ये क्या है? ये पठारी क्षेत्र है। तो जो पठार जहाँ पे खत्म होता है, जहाँ पे पठार खत्म होता है उसी जगह पे आपका पश्चिमी घाट पर्वत पाया जाता है। इसलिए पठारों का ढलान भी कहते हैं। इसीलिए पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? पठारों का ढलान भी कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसीलिए पश्चिमी घाट को हम क्या कहते हैं? पठारों का ढलान भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा पश्चिमी घाट क्या है, ठीक है, सबसे सटीक आंसर उसका होगा कि यह पठारों का ढलान है। क्या है? यह पठारों का ढलान है। दूसरी बात कि कोई ऐसा पर्वत है क्या कि पूरी तरीके से भारत में स्थित हो और लंबाई भी ज्यादा हो? बिल्कुल है, उसका नाम है पश्चिमी घाट। हिमालय के बाद भारत का सबसे ऊंचा पर्वत पूछा जाएगा तो कौन है? आपका पश्चिमी घाट है। लंबाई में हिमालय के बाद दूसरा सबसे लंबा पर्वत होगा। हिमालय की लंबाई जहां 2400 किलोमीटर है, वहीं इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। ठीक है, तो पूरी तरीके से भारत में स्थित सबसे लंबा पर्वत होगा और सबसे ऊंचा पर्वत भी होगा। हिमालय के बाद भारत का सबसे लंबा पर्वत, लंबाई यहाँ पे मेंशन है 1600 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हिमालय पर्वत है ना, वो पश्चिम से पूरब की तरफ विस्तारीकरण है, लेकिन जो पश्चिमी घाट है ना, वो उत्तर से दक्षिण की तरफ विस्तारित है। उत्तर से दक्षिण में फैला भारत का सबसे लंबा पर्वत भी पश्चिमी घाट है। इसे हम एक और नाम से जानते हैं। नाम क्या है इसका? सह्याद्री पर्वत। नाम क्या है इसका? सह्याद्री पर्वत भी इसे हम कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट नाम है इसका, सह्याद्री पर्वत। और इसमें जो इस पर्वत में जो वन पाए जाते हैं ना, सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सदाबहार वन। और इन सदाबहार वनों को हम शोला कहते हैं। ठीक है, शोला कहते हैं। और यहाँ की जो घासें होती है ना, उसे शोला घासें भी कहते हैं। ठीक है ना, जो कि उष्णकटिबंधीय मोन्टेन के नाम से भी जानी जाती है। क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय मोन्टेन के नाम से भी जानी जाती है। तो जंगलों को हम शोला कहते हैं, घास के मैदान को भी हम शोला कहते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि शोला घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट पे। या फिर पश्चिमी घाट की वनों को क्या कहते हैं? तो कहते हैं शोला, या फिर उष्णकटिबंधीय मोन्टेन भी कहा जाता है इन्हें। अब यहाँ पे इतनी जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, कि यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर स्थल में पश्चिमी घाट को सम्मिलित किया है। पश्चिमी घाट को सम्मिलित किया है। और इस पश्चिमी घाट का निर्माण इंडियन प्लेट के अफ्रीकन प्लेट के अलग होने से हुआ है। यानी जब पृथ्वी का जो आपकी जो प्लेटें हैं एक दूसरे से अलग हो रही थी ना, तो उन्हीं इंडियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट के एक दूसरे से बिछड़ने या फिर अलग होने की प्रक्रिया में इस पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ। ठीक है, आपको फिलहाल इतना याद रखना है कि इसका निर्माण किन दो प्लेटों के अलग होने से हुआ है। तो आप कहेंगे इंडियन प्लेट के अफ्रीकन प्लेट के अलग होने से पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ है। उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में 3 पहाड़ियां हैं जो इसी का हिस्सा है। वो अलग नहीं है, वो इसी पश्चिमी घाट का ही हिस्सा है। बस इस विस्थापन में यानी इन अलगाहट में यानी कि अलग होने की प्रक्रिया में ना, ये गुजरात में रह गई। तो कौन, क्या नाम है इनका? एक का नाम है मांडव, दूसरा का बारदा, तीसरे का गीर। ठीक है, तो मांडव, बारदा और गीर, ये तीनों पहाड़ियां जो है वो कहाँ पे हैं, किस प्रदेश में है? तो सौराष्ट्र प्रदेश जो गुजरात का हिस्सा है, इसमें ये विस्तारित है। ठीक, तो पश्चिमी घाट का विस्तार कौन कौन से राज्यों में है? तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इस मैप में आपको क्लियर दिखाई देगा कि पश्चिमी घाट पर्वत आपका गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा, ठीक, कर्नाटक, केरल, है ना, केरल समेत आपका तमिलनाडु तक विस्तारित है। ठीक है ना, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन सभी क्षेत्रों में फैला हुआ पश्चिमी घाट पर्वत है। पश्चिमी घाट पर्वत है, काफी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं, कई सारे क्वेश्चन इससे रिलेट करके आते हैं। ठीक है, चलिए, तो मांडव, बारदा, गिर पहाड़ियां इसकी हिस्सा है। अब देखिए यहाँ पे गिर जो पर्वत है ना, यहीं इसी क्षेत्र में गिर नेशनल पार्क बनाया गया है। क्या बनाया गया है? गिर नेशनल पार्क। वैसे इंडिया में भी 106 राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क, ठीक है, नेशनल पार्क है। कितने नेशनल पार्क हैं? 106 है। ठीक है,
उनमें से एक आपका गिर नेशनल पार्क है, किस लिए फेमस है? एशियाई बब्बर शेरों का एकमात्र निवास, यानी कि एशियाई जो बब्बर शेर हैं एशिया में केवल यहीं पाए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और एक और चीज खास पाई जाती है अपने उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर के एशियाई बब्बर शेरों के संरक्षण और संवर्धन का केंद्र जो बनाया गया है ना, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में बनाया गया। कहाँ बनाया गया है? इटावा में बनाया गया है। और यह लायन सफारी देश की इकलौती लायन सफारी है, यानी कि यहाँ पे आप शेरों को जंगल में खुला देखेंगे और अपने आप को पिंजरे में करके देखेंगे। बल्कि आपका जो जू होता है ना, जू में क्या होता है कि जानवर उसके अंदर होते हैं पिंजरे के अंदर और आप खुले होते हैं। और लायन सफारी में क्या होगा कि जानवर खुले में रहेंगे और आप पिंजरे में रहेंगे। तो लायन सफारी देश की इकलौती सफारी होगी। कहाँ पे जो स्थित है? आपकी इटावा में स्थित है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन बिंदु पे एक पर्वतीय गांठ बन गई है जिसे हम कहते हैं नीलगिरी पर्वत। क्या कहते हैं? नीलगिरी पर्वत कहते हैं। ये नीलगिरी पर्वत काफी इंपॉर्टेंट है नीलगिरी पर्वत, क्योंकि यह कहीं न कहीं पश्चिमी घाट का ही हिस्सा है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कौन दो पर्वत के मिलन बिंदु पर नीलगिरी पर्वत स्थित है, तो कहेंगे कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पे स्थित है। यही बात कर ले कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी है। क्या है? अनाईमुड़ी। इसकी हाइट आप लोग याद कर लेना, रट लेना एकदम से, ठीक है? कितनी है? 2695 मीटर, जो कि केरल में स्थित है। अभी बताते हैं कि ये 2695 मीटर की जो हाइट है अनाईमुड़ी की, वो कौन सी पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत में आएगी? है तो ये केरल में ही। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले ली सभी लोग। नेक्स्ट है नीलगिरी पर्वत, यानी नीलगिरी पर्वत का जो निर्माण हुआ है वो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर ही हुआ है ना। और ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों पे स्थित है, यानी 3 राज्यों में इसका विस्तारीकरण है। और ये मूलतः पश्चिमी घाट का हिस्सा है, पश्चिमी घाट का ही हिस्सा है। और इसी में स्थित है आपका शांत घाटी, साइलेंट वैली। यहाँ पे इतने घने जंगल हैं कि वहाँ के जंगलों में बिल्कुल ही आवाज नहीं होती, यानी साइलेंट मोड में रहता है। इसलिए यहाँ की घाटी को हम साइलेंट वैली कहते हैं। और यह आपका केरल में स्थित है। और जैव विविधता काफी सारी है, सदाबहार वन भी पाए जाते हैं और जैव विविधता भी ज्यादा है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो इस पे एक पर्यटन स्थल है इसी नीलगिरी पर्वत पे, जिसका नाम ऊटी या उटक मंडल, ठीक है? क्या है? ऊटी या उटक मंडल आपका तमिलनाडु में स्थित है, लेकिन हिस्सा किसका है? नीलगिरी पर्वत का हिस्सा है। दूसरा कि इसी नीलगिरी पर्वत पे एक जनजाति रहती है जिसका नाम है टोडा जनजाति। क्या है? टोडा जनजाति, जो कि भैंस पालन का काम करती है। किसका काम करती है? भैंस पालन का काम करती है। और क्योंकि ये पर्वत है तो इसकी सर्वोच्च चोटी भी होगी, यानी हाईएस्ट पीक भी होगी। उस हाईएस्ट पीक का नाम है दोदा बेट्टा। क्या नाम है? दोदा बेट्टा। 2637 मीटर हाइट है। कितनी है? 2637 मीटर हाइट है। दूसरी बात कि पालघाट जो दर्रा है ना, इसके उत्तर में नीलगिरी पहाड़ी और दक्षिण में अन्नामलाई है ना। जो पालघाट दर्रा है वो नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में है, यानी कि नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी को अलग करने का काम पालघाट दर्रा करता है। इसे हम पलक्कड़ दर्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पलक्कड़ दर्रा भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि नीलगिरी पर्वत किस पर्वत का भाग है? तो पश्चिमी घाट का। साइलेंट वैली भी किसका हिस्सा है? नीलगिरी पर्वत का। है कहाँ? केरल में। यहाँ पे कैसे वन पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्या यह जैव विविधता का एक बढ़िया उदाहरण होगा? बिल्कुल होगा। पर्यटन स्थल ऊटी कहाँ पे है? नीलगिरी पर्वत। और राज्य पूछेगा तो तमिलनाडु। टोडा जनजाति कहाँ, किस पर्वतों पे रहती है? तो आप कहेंगे नीलगिरी पर्वत। इसकी दिनचर्या है ना, दिनचर्या किस पे बेस्ड है? भैंस पालन पे, यानी अपनी जीविका कैसे चलाते हैं? भैंस पालन करके। सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा 2637 मीटर। ध्यान रखिएगा दक्षिण भारत की सेकेंड हाईएस्ट है ये, ठीक है? सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। दक्षिण भारत की सेकेंड सबसे हाईएस्ट पीक है दोदा बेटा। पहले आपको बता चुके कि अनाईमुड़ी सबसे पहली है सर्वोच्च। देखिए यहाँ पे देखेंगे कि सभी जितने भी पर्वत मैंने बताए हैं उन सभी की हाईएस्ट पीक यहाँ पे दिया गया है, ठीक है? जैसे यहाँ पे देखिए कि माउंट आबू दिया हुआ है, माउंट आबू पर्वत दिया है, जो इसकी चोटी क्या है भाई? गुरु शिखर है। यहाँ पे विंध्याचल का सद्भावना पीक दिया हुआ है, ठीक है? धूपगढ़, यहाँ पे धूपगढ़
धूपगढ़ किसका है? सतपुड़ा का धूपगढ़ दिया गया है। और महादेव पे जो क्या है, पंचमढ़ी हिल स्टेशन जो आपको बताया है, यहाँ पे मैकाल है, कैमूर रेंज है, ठीक है, अमरकंटक चोटी जिसके बारे में मैंने बताया है ना। और कुछ जो यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत में स्थित और बहुत सारे पर्वत हैं, जैसे कि अजंता रेंज है ना, बालघाट है, सतमाला रेंज है। इन सभी को हम जब प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे तब बताएंगे इन पठारों में कैसे बहुत सारे इसमें माउंटेन रेंज भी शामिल है। वेस्टर्न घाट, ठीक है ना, वेस्टर्न पश्चिमी घाट में आप देखेंगे कि यहाँ पे दोदा बेटा नीलगिरी का है, ठीक है, दोदा बेटा नीलगिरी का, और अनाईमुड़ी भी स्थित है, अनाईमुड़ी भी जो अन्नामलाई पहाड़ी की हिस्सा है, ठीक। लास्ट में जो ईस्टर्न घाट आता है ना, इसका जो सर्वोच्च चोटी है माउंट क्या है, जिंदागढ़, क्या है, माउंट जिंदागढ़ पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है। तो इन सभी सर्वोच्च चोटियों को सबसे पहले तो आपको सर्वोच्च चोटी याद करना है, बाकी इनकी स्थिति देखना है कि कहाँ कहाँ पे ये इनकी स्थिति बनती है। चलिए, यहाँ पालघाट के उत्तर में एक पर्वत पहाड़ी पाई जाती, पहाड़ी जिसे कहते हैं अन्नामलाई पहाड़ी। क्या कहते हैं? अन्नामलाई, जो कि केरल में स्थित है। इसी के पालघाट दर्रे के उत्तर पूर्व में पालनी पहाड़ी है तमिलनाडु में, दक्षिण में कार्डमम या इलायची पहाड़ी, ये इसका विस्तार केरल में स्थित है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तीनों जो पहाड़ियां हैं ना, वो पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट के हिस्से हैं। किसके हिस्से हैं? पश्चिमी घाट, डब्लू घाट मतलब वेस्टर्न घाट के हिस्से में आती हैं अन्नामलाई, पालनी और कार्डमम पहाड़ी। गलती से ईस्टर्न घाट मत लगा दीजिएगा कि पालनी पहाड़ी किसका हिस्सा है, ईस्टर्न घाट नहीं, वेस्टर्न घाट का हिस्सा है। अन्नामलाई जो पहाड़ी है ना, इसी में स्थित है आपकी दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी। क्या है? अनाईमुड़ी सर्वोच्च चोटी है। हाइट इसकी है 2695 मीटर, जो कि केरल राज्य में स्थित है। दूसरी बात, ये पश्चिमी घाट ही नहीं, ये दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है अन्नामलाई की अनाईमुड़ी। कार्डमम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी या इलामलय पहाड़ी, जो कि केरल में स्थित है, भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी का तमगा इसे दिया गया है। यानी भारत का इसके बाद से किसी पहाड़ी का, किसी पर्वत का विस्तार नहीं है, उसके बाद से पर्वतों की श्रृंखला भारत में, दक्षिण भारत में खत्म हो जाएगी, ठीक है। लास्ट में आते हैं कि पालनी पहाड़ी पे एक स्थान है, पर्यटन स्थल, जिसे कहते हैं कोडाई कनाल। क्या कहते हैं? कोडाई कनाल। और ये आपके तमिलनाडु में स्थित, कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आप जरूर स्क्रीनशॉट इसका लेंगे। लास्ट में आपके देखेंगे कि जो अंतिम पर्वत श्रेणी आती है उसका नाम है पूर्वी घाट। क्या है? पूर्वी घाट। तो यहाँ पे समझना है कि जैसे पश्चिमी घाट लगातार एक पर्वत श्रृंखला है, लेकिन पूर्वी घाट में मैदान जो नदियां हैं ना, उनका इंटरफेयर ज्यादा है, तो उन्होंने पूर्वी घाट को जगह जगह काट दिया है। उस काटने की वजह से यह पर्वत लगातार न हो करके जगह जगह कटा फटा है, ठीक है। जब जगह जगह कटा है तो पूर्वी घाट का अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम भी कर दिया गया है। तो वही अलग अलग नाम पर्वतों की आपको याद रखना है, अलग अलग नाम से जानते हैं पूर्वी घाट को। और इसका विस्तार उड़ीसा से लेके तमिलनाडु तक है। कहां से कहां तक है? उड़ीसा से लेके तमिलनाडु तक है। जैसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग पर्वतों के नाम से कैसे जानते हैं? आंध्र प्रदेश में ये पूरा बिल्कुल नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण का क्रम है बिल्कुल। नल्लामलाई आंध्र प्रदेश में है, पालकोंडा वैलीकोंडा, नल्लामलाई पालकोंडा वैलीकोंडा ये आंध्र प्रदेश में है। तेलंगाना में शेषाचलम पहाड़ियां हैं। तमिलनाडु में जवादी, शेवराय, पंचामलाई और सिरुमलाई। सब मलाई मलाई है, तो मलाई खाइए और दक्षिण भारत की पहाड़ियों का नाम याद कर लीजिए। देखिएगा यहाँ पे नल्लामलाई आपकी आंध्र प्रदेश में है, वहीं पंचमलाई तमिलनाडु में है। तो यही मलाई कभी कभी डिस्टर्ब भी कर सकता है। तो पंचमलाई तमिलनाडु में है, सिरुमलाई भी आपकी तमिलनाडु में है। लास्ट पॉइंट कि सर्वोच्च चोटी जो है ना, जिंदागढ़ इसे कोंडा भी कहते हैं, जो कि 1690 मीटर की हाइट है, ठीक है। और यह आंध्र प्रदेश तथा पूर्वी घाट की सबसे हाईएस्ट पीक है, सर्वोच्च चोटी, ठीक है। कहाँ पे है ये? आंध्र प्रदेश में है। ये जिंदागढ़ चोटी जो है वो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो पूर्वी घाट भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब यहाँ पे आता है शेषाचलम पहाड़ियां किस राज्य से बिलोंग करती हैं तब, ठीक है। अब देखिए इसमें ही इस मैप में देखेंगे कि वो सारे के सारे जो मैंने पढ़ाया है वो सारे के सारे यहाँ पे माउंटेन रेंज दिया गया है। जैसे विंध्य के बारे में बात करें, सतपुड़ा है ना। इसके अलावा
पूर्वी घाट की नीलगिरी हुआ, नीलगिरी का डोडा बेटा, अन्नामलाई हुआ, है ना, अनाईमुड़ी, कार्डमम हिल्स, ये सारे यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। खास करके हमको यहाँ पे पूर्वी घाट का देखना है तो पूर्वी घाट देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे नल्लामलाई हिल्स दिख रहा होगा, पालकोंडा होगा, ठीक है ना, पालकोंडा, वेलिकोंडा भी है, जवादी, शेवराय, पंचमलाई, शिरुमलाई, पलानी पहाड़ी जो इधर की है, और परशुनाथ हिल्स भी है। ये बिल्कुल इनका ऐसा क्रम है, एक दो पहाड़ियां एक्स्ट्रा भी मिलेंगी, तो जो मैंने पढ़ाया है ना उसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। बाकी मैप वाली जो चीजें हैं ना ये बिल्कुल क्रम से याद कर लीजिएगा, ठीक। तो पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, सतपुड़ा पर्वत, विंध्याचल पर्वत, अरावली पर्वत, इन सभी के बारे में जो डिस्कस किया है, जो आपको थ्योरी बताई है, तो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे एंड होता है, और इसी तरह के बिल्कुल चैप्टर वाइज हम क्लासें लेके आएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, बाय।